रिस्पॉन्ड कर रहा है। सर नहीं आइडिया, कांटेक्ट भी नहीं हुआ मेरे साथ किसी का। अच्छा चलो मैं नुमान से पूछता हूँ। ये स्लाइड जो शो हो रही है अनवर बेटा, इसे रीड करें और दो तीन चीज़ें मैंने बताई थी उन्हें थोड़ा रिपीट कर लें। मैं 5 मिनट में शुरू करता हूँ। जी ठीक हो गया सर। करंट रेटिंग बताई थी बेटा मैंने जुमे को आपको, क्या होती है? सर लास्ट लेक्चर में मैं हॉस्पिटल था सर, मैंने लेक्चर लिया नहीं था लास्ट ना, वो दादा के साथ गया कोई था। और बच्चा बता दे। हाँ बता रहे थे बच्चे। ठीक है अब अनवर दादा अब्बू ठीक है अब आपके? जी सर ठीक है, वो उनके ना दांत रखवाने थे, उनके साथ गया था अल खिदमत के पास, ये जफरुल्लाह चौक में जो सा। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास शुरू करें बेटा? जी सर स्टार्ट। यस सर स्टार्ट करें। ओके, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का हमने डिफरेंस पढ़ लिया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो फ्यूजेस में हम यूज़ करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके सामने हैं। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट, जो करंट रेटिंग होती है, आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? जी सर ठीक आ रही है। तो करंट रेटिंग जो है बेटा वो आपके जो फ्यूज नॉर्मल ऑपरेट करता रहता है, यानी कि उड़ता नहीं है, ब्रेक नहीं करता जिस करंट पे, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है करंट की जिस पे आपका फ्यूज जो है वो नॉर्मल ऑपरेट करता रहता है, कनेक्शन को वो कंटिन्यू रखता है। उस करंट को हम कहते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द करंट at which your fuse element does not melt down, does not break, उसको हम कहते हैं करंट रेटिंग। सेकंड है बेटा आपका फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट इज द मिनिमम करंट, करंट रेटिंग हाईएस्ट करंट जो नॉर्मल फ्यूज ऑपरेट कर सकता है, और फ्यूजिंग करंट मिनिमम करंट होता है जिस पे फ्यूज आपका मेल्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो उसके बाद आपके पास है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर होता है आपका रेटिंग कि फ्यूजिंग करंट हमेशा नॉर्मल करंट से ज़्यादा होगा, इसलिए फ्यूजिंग फैक्टर जो है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो करंट रेटिंग, नॉर्मल करंट फ्लोइंग थ्रू फ्यूज, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर राइज ऑफ द कंटेक्ट्स, यानी कि जो कंटेक्ट्स जिनके दरमियान वो तार लगी हुई होती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा, शायद आपको अंदाजा हो भी पहले। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेक्ट है और ये एक कंटेक्ट है, और इनके दरमियान इस तरह से आपने वायर जोड़ी हुई होती है। ये जो है ये फ्यूज है आपका, और ये आपके कंटेक्ट्स हैं। ये जो ब्लॉक बनाया मैंने, फिल कर दिया इसे,
ये आपके बेटा कंटेक्ट्स हैं और दरमियान में आपका फ्यूज लगा हुआ होता है। ये जो दरमियान में लाइन है इसको हम फ्यूज कहते हैं या फ्यूज एलिमेंट भी कह सकते हैं इसे आप। तो ये जो कंटेक्ट्स हैं इनमें से जब ज़हरी बात है आपका करंट फ्लो करता है तो करंट आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। और फ्यूजिंग करंट रेटिंग जो है वो इन कंटेक्ट्स में जो करंट के गुजरने से हीट पैदा होती है, टेम्परेचर राइज होता है, वो उस पर ज़रूर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद फ्यूज मटेरियल कि ये जो आपके पास फ्यूज लगी हुई है, ये जो लाइन है, ये कितना उस हीट को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि इसने हीट से मेल्ट होना होता है। और वो हीट ज़ाहिरी बात है नॉर्मल करंट की इतनी होगी जो ये बर्दाश्त करता रहे, ये टूटे ना। जो तीसरी चीज़ है सराउंडिंग। सराउंडिंग से मुराद ये है, अब सरगोदा की आबोहवा डिफरेंट है, ज़्यादा नमकियात होते हैं इसमें, इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को जंग वगैरह ज़्यादा लगता है, सेम ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है वो आपके पास करंट रेटिंग जो है वो एलिमेंट की वो डिफाइन होती है। कंटेक्ट्स का टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, फ्यूज का मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, और किस माहौल, किस इन्वायरमेंट, किस तरह की हवा में वो या इन्वायरमेंट में आपने उसे इंस्टॉल किया हुआ। उसके बाद फ्यूजिंग करंट है एट विच फ्यूज मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। ये मिनिमम करंट हम इसे गिनते हैं और करंट रेटिंग को हाईएस्ट करंट। हाईएस्ट करंट जो इस पे आपका फ्यूज जलेगा नहीं, नॉर्मल अपडेट करता रहेगा। और फ्यूजिंग करंट जो है वो मिनिमम करंट जिस पे आपका फ्यूज जल जाएगा। लेकिन फ्यूजिंग करंट हमेशा ज़्यादा होगा करंट रेटिंग से, क्योंकि करंट रेटिंग वो करंट है जिस पे आपका फ्यूज जल नहीं सकता, इतना उसके पास हीट नहीं प्रोड्यूस होती। तो आपके पास जो फ्यूजिंग करंट है हमेशा वो ग्रेटर देन करंट रेटिंग होगा। और जब आप फ्यूजिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। उसके बाद जो फ्यूजिंग करंट होता है उसका एक फार्मूला I इज इक्वल टू K इंटू डी की पावर 1/2। जो K है ये एक कांस्टेंट होता है और D जो है ये डायमीटर है किस चीज़ का, जो फ्यूज के लिए आपने वायर लगाई हुई है। तो एक सर हैं WH प्रीस, उन्होंने एक वैल्यूज कैलकुलेट की, उसका टेबल जो है वो आपके सामने है। कॉपर है, उसकी वैल्यू ऑफ के जो है, अगर तो डायमीटर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो 2530 वैल्यू होगी, और अगर मिलीमीटर में लेंगे तो 80 होगी। इसी तरह एल्यूमिनियम की डिफाइन कर दिया उसने, टिन की डिफाइन कर दिया, और लेड की डिफाइन कर दी। अब आगे फ्यूजिंग करंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर, मटेरियल ऑफ द फ्यूज, लेंथ, इनवर्स रिलेशन ऑफ लेंथ एंड करंट, कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना करंट उसमें कम फ्लो करेगा, यानी कि करंट जो है वो कम होगा। लेंथ के बढ़ने से करंट क्यों कम होता है, कोई बता सकता है? जी सर सर। जी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना। जी बेटा बिल्कुल, रेजिस्टेंस बढ़ यस जाती है। सर, बढ़ जाती है। थर्ड है बेटा डायमीटर। डायमीटर और करंट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतना करंट फ्लो ज़्यादा करेगा, क्योंकि डायमीटर बढ़ने से क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो ये जो A है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है या पाई डी होता है। तो डी यहाँ पे क्या है, वो डायमीटर हो गया। फोर्थ पॉइंट है बेटा साइज एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल्स, कि आपका जो फ्यूज़ है उसका साइज कितना, लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और जो जिन टर्मिनल के दरमियान आपने लगाया हुआ है वो टर्मिनल किस तरह की लोकेशन पे है, वो आपके पास आउटडोर है, इनडोर है,
या आपके पास वैक्यूम में है, जो भी है। अगला पॉइंट है प्रीवियस हिस्ट्री। प्रीवियस हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने फ्यूज़ लगाया, लेट से कि साल पहले लगाया था, वो नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है। अब उसमें से करंट गुजरता है, करंट जब गुजरता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट ज़ाहिरी बात है जो प्रोड्यूस होगी वो उस मटेरियल को अफेक्ट करती रहती है आहिस्ता 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 आहिस्ता। और वैसे भी जैसे आप समझते हैं कि चीज़ें चाहे जानदार हैं चाहे बेजान हैं, वो वक़्त के साथ साथ डीफॉर्म होती रहती हैं। वो अपने जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है या ओरिजिनल शेप जो है वो उनकी वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, जिसे आप एंट्रोपी भी कहते हैं। तो ये दुनिया की या कायनात की हर चीज़ में होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो अप्लाई हो रहा था। जितना देर हो जाएगी फ्यूज़ का जो नॉर्मल करंट, फ्यूजिंग करंट, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहेगा। और टाइप्स ऑफ एनक्लोजर यूज्ड, यानी कि ये जो कंटैक्ट्स और फ्यूज़ है, ये वाला जो सेटअप है, ये आपने किस चीज़ में, प्लास्टिक में, बेक लाइट में, पोर्सलिन में बंद किया हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा ये फ्यूजिंग करंट है जिसके बारे में हम बात करते रहे हैं। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेस फ्यूजिंग फैक्टर ग्रेटर डिटोरिएशन। लेस फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब क्या है बेटा, वो ये आप इस फार्मूला से अंदाज़ा कर सकते हैं। लेस का मतलब ये है कि आपका जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग वो बिल्कुल आपस में करीब करीब हों। यानी कि आपका जो फ्यूजिंग फैक्टर है अगर 1 के आसपास है तो उसमें डिटीरियोरेशन जो है, डिटीरियोरेशन होती है किसी चीज़ में कमज़ोरी हो जाना, चेंज हो जाना उसका, तो वो ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो फ्यूजिंग करंट के पास पास कहीं पे ऑपरेट होता रहेगा। और फ्यूजिंग करंट के पास ऑपरेट होने का मतलब है कि जो हीट है उसमें, वो उसकी तकरीबन बर्दाश्त के बाहर होने के करीब वो जो है फ्लो कर रही है करंट। तो जाहिर बात है वो जो इतनी ज़्यादा हीट पे ऑपरेट होता रहेगा तो वो जल्दी से जल्दी जो है डिटीरियोरेट होता रहेगा। फॉर रीवायरेबल सेमी इनक्लोज्ड कॉपर वायर फ्यूज जो है, फ्यूजिंग फैक्टर जो है वो 2 होना चाहिए, यानी कि फ्यूजिंग करंट नॉर्मल करंट रेटिंग से 2 गुना हो, उससे पहले पहले वो पिघले ना। लोअर फ्यूजिंग फैक्टर इज फॉर एनक्लोज्ड कार्ट्रिज फ्यूज यूजिंग सिल्वर आई बाईमेटालिक एलिमेंट। बाईमेटालिक एलिमेंट मतलब ये है कि 2 डिफरेंट किस्म की जो मेटल्स हैं उन्हें यूज़ करके अगर आप बनाएं। अब ये एक डायग्राम है आपके पास, ये वाली एक फैक्टर है जिसमें एक साइकिल शो किया हुआ है। इसमें तकरीबन जितने भी हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इस पॉइंट पे ये ओरिजिनल जो है, यहाँ पे आपके पास फॉल्ट आया, करंट इंक्रीज किया, ये करंट इंक्रीज कर गया। ये पॉइंट है ए जिसे हम कहते हैं कट ऑफ करंट। जैसे ही फॉल्ट आया करंट इंक्रीज हुआ, करंट के इंक्रीज होने से फ्यूजिंग एलिमेंट में हीट बढ़ी, हीट बढ़ने से जो है वो आपका फ्यूजिंग एलिमेंट जो है वो पिघल गया। जब वो पिघला तो वहाँ पे क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया। और उस करंट को, उस वैल्यू ऑफ करंट जिस पे आपका फ्यूजिंग एलिमेंट ब्रेक हुआ, मेल्ट हुआ, उस करंट को हम कहते हैं कट ऑफ करंट। ठीक हो गया। और वो जारी बात है जब आपका करंट वहाँ पे या मेल्ट होगा आपका फ्यूजिंग एलिमेंट, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये डिक्रीज होके 0 पे आ गया। ठीक है। और ये जो पीरियड है इसे वो कहता है करंट 0 या आर्क फिनिश्ड। यहाँ पे इस वजह से ही करंट 0 होगा, आर्क इसका मतलब है ख़त्म हो चुकी है। ठीक हो गया। अब फॉल्ट आने से लेके कट ऑफ करंट तक का जो टाइम है ये वाला, इसे वो कह रहा है ये प्री आर्किंग टाइम है। आर्क से पैदा होने या वो जो स्पार्क जिसे आप समझते हैं जलती है जिस वक्त चीज़, उससे पहले जो टाइम लगता है उसे वो कहता है प्री आर्किंग टाइम, आर्क से पहले का वक्त। फिर कट ऑफ के बाद जब तक करंट 0 होता है उसे वो कहता है आर्किंग टाइम।
ये 2 टाइम है और टोटल जो है वो इन दोनों का सम जो है वो टोटल ऑपरेटिंग टाइम है। टोटल ऑपरेटिंग टाइम किसका? फ्यूज़ का ऑपरेट होने का। फॉल्ट आने से लेके फॉल्ट का ख़त्म होने तक, यानी कि करंट का ज़ीरो होने तक जो टाइम है उसे वो टोटल ऑपरेटिंग टाइम कहता है। अब इसमें एक और चीज़ है जो प्रोस्पेक्टिव करंट है, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे भी ये शो हो रहा होगा। अगर बेटा आपके पास ये कट ऑफ करंट पे मेल्ट नहीं होता आपका फ्यूज़, तो ये जो करंट है ये इस तरह से बहुत ज़्यादा राइज करेगा, ये। तो इसके लिए हमने कुछ डिफाइन की हैं चीज़ें, प्रोस्पेक्टिव करंट वगैरह। फर्स्ट लूप, इसे हम कहते हैं फर्स्ट लूप है, फर्स्ट साइकिल है फॉल्ट करंट का। अगर आपका फ्यूज़ यहाँ पे मेल्ट नहीं होता यहाँ पे, तो वो सर जी, ये जी सर जी इसका जो नेगेटिव साइकिल है ये वो छोटा क्यों है? मैं बताता हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। ओके सर। आप ये देख रहे हैं कि जो ये लूप शो की हुई है, ये डैश लाइन में हमने लूप शो की हुई है। डैश का ग्राफ में ये मतलब होता है कि ये इमेजिनरी है, अगर हकीकत में ऐसा ना हुआ होता तो ऐसे होना था। तो अगर आपका फ्यूज़ ब्रेक ना हुआ होता तो ये फर्स्ट करंट बहुत ज़्यादा हाई लूप पे जाता, हाई क्वांटिटी के साथ आता, और फिर ज़ीरो के बाद जो है वो बिल आपका कट ऑफ होता है। ये एक इमेजिनरी चीज़ है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होगा तो इट मीन्स कि आपका इक्विपमेंट, आपका फ्यूज़ जो है वो उसके मुताबिक ही नहीं है जितना चाहिए था। तो इससे हम अगली स्लाइड पे मैं आपको क्लियरली शो करता हूँ। ये इट द आरएमएस लाइन मैंने आपको जिसके ऊपर लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल करंट, it is the RMS value of the first loop of the fault current obtained if the fuse is replaced by an ordinary conductor of negligible resistance। वो ये कह रहा है अगर फ्यूज एलिमेंट की जगह कोई आपने ऑर्डिनरी कंडक्टर लगाया जिसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, ठीक हो गया, तो जो करंट की वैल्यू है वो इस तरह से मूव करती है, और इसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप। ये फर्स्ट लूप उसने शो की है ऑफ द फॉल्ट करंट। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि फॉल्ट करंट की फर्स्ट लूप obtained if the fuse is replaced by an ordinary conductor of negligible resistance। यानी कि जो आपने कंडक्टर, फ्यूज की जगह जो कंडक्टर है वो ऐसा है उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो आप जानते हैं कि ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो। अगर आप फार्मूला देखें ना, I इज इक्वल टू V ओवर R, I इज इक्वल टू V ओवर R, ये आपका फार्मूला है। और रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो होगी तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो जाए तो क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाती है, तो करंट इनफाइनाइट फ्लो करेगा। तो ये जो फर्स्ट लूप है ये आप यूँ समझ लें कि एक इनफाइनाइट करंट के फ्लो की शो करेगा। एज शोन इन फिगर हाउ AC करंट इज कट ऑफ बाय अ फ्यूज, ये कट ऑफ था आपके पास ये A पॉइंट पे। नॉर्मली फॉल्ट करंट हैज़ a very high first loop, but it due to heat generated by it melts the fuse. The RMS value of the first loop of fault current is known as prospective current. अब ये लूप जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए और नहीं होती अगर आपका फ्यूज बिल्कुल प्रॉपर रेटिंग और प्रॉपर ऑपरेशन के साथ आपने इंस्टॉल किया हुआ, वो हमेशा इस A पॉइंट पे आके कट ऑफ करंट पे उसमें ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जो राइज होता है इसे हम फिर इमेजिनरी तौर पे, ख्याली तौर पे इसे एक्सटेंड करके हमने ये लूप बनाई है। तो ये जो राइज है इसकी बेस पे हम इसकी RMS वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव करंट होता है इसकी फर्स्ट लूप कभी भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट लूप प्रोस्पेक्टिव करंट की
या प्रोस्पेक्टिव करंट अपना साइकिल पूरा कर जाए, तो इसका मतलब है जो आपका इक्विपमेंट है, जो चीज़ें आपने सेव करने के लिए ये लगाया हुआ है, वो कभी भी आपका सेव नहीं रहेगा, सिक्योर नहीं रहेगा, वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। ठीक हो गया बेटा? और जो आप ये पूछ रहे थे कि नेगेटिव साइकिल जो है, नेगेटिव हाफ साइकिल इस लूप का छोटा क्यों है या कम क्यों है, वो उसने सिर्फ उसे इमेजिनरी तौर पे क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आपका फ्यूज वहां पे नहीं जला तो ये लूप जो है ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल सेम साइज का चलेगा। ये अगेन वही चीजें हैं। Cut off current is the maximum value of fault current actually reached before the fuse melts। ये वो हाईएस्ट वैल्यू है करंट की जहां तक आपका फ्यूज मेल्ट नहीं होता फॉल्ट की सूरत में, और फॉल्ट करंट जैसे ही इस वैल्यू पे पहुंचता है आपका फ्यूज मेल्ट हो जाता है और करंट आपका डिक्रीज होके फाइनली जीरो हो जाता है। The heat generated is sufficient to melt the fuse element well before the peak of first loop is reached। फर्स्ट लूप वही जिसे हम प्रोस्पेक्टिव करंट कह रहे हैं, तो वो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। द हीट जनरेटेड is sufficient to melt the fuse element well before the peak of first loop is reached, point A in above figure, which is known as cutoff current। It depends upon current rating of the fuse and value of the prospective current। ये जो प्रोस्पेक्टिव करंट है ये फॉल्ट करंट की पहली लूप को कह रहा है, तो आप अल्टरनेटली इसे फॉल्ट करंट भी समझ कह सकते हैं, लेकिन अगर पहली लूप की बात करेंगे तो आपके पास वो फॉल्ट करंट होगा। यहाँ पे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, कभी अल्लाह करेगा आपको जॉब के इंटरव्यू में हो सकता है ये पूछा जाए कि प्रोस्पेक्टिव करंट नॉर्मल करंट होता है कि फॉल्ट करंट, तो आप आंसर करेंगे सर ये फॉल्ट करंट होता है। तो वो कहेगा अगर फॉल्ट करंट है तो प्रोस्पेक्टिव करंट क्यों कहते हैं उसे, तो आप उसे आंसर करेंगे कि फॉल्ट करंट की जो पहली लूप है उसको हम प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं। अगर आपका उस पहली साइकिल या पहले लूप में फॉल्ट करंट की अगर आपका फ्यूज नहीं जलता, नहीं मेल्ट होता, नहीं ब्रेक होता, तो आपका नुकसान होगा उस इक्विपमेंट को जो इस फ्यूज को जिस फ्यूज को आपने उस इक्विपमेंट के लिए लगाया था। तो वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव करंट यानी कि वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। अगर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट आपके करंट रेटिंग आपने फॉर एग्जांपल फ्यूज लगा दिया 10 एम्पियर का, इक्विपमेंट जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 5 एम्पियर ले सकता है। अगर उससे ज़्यादा करंट उसमें जाए तो नुकसान हो जाता है उस चीज़ का या उस इक्विपमेंट का। तो क्या होगा अगर तो आपने फ्यूज़ लगाया 5 एम्पियर का ही, तो वो 5 एम्पियर तक तो बर्दाश्त करेगा, जैसे 5.2 होगा या 5.5 होगा वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जो कट ऑफ करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूज़ की करंट रेटिंग पे। लेकिन अगर आप फ्यूज़ आपने समझा नहीं, देखा नहीं और मोटी तार लगा दी फ्यूज़ के लिए, ये तार ही होती है, वो आपने 10 एम्पियर की लगा दी। अब इक्विपमेंट को 5 एम्पियर से जैसे ही आया इक्विपमेंट का नुकसान होना शुरू हो गया, वो हीटअप होना शुरू हो गया। लेकिन अब फ्यूज़ को आपने लगाया हुआ है 10 एम्पियर का, तो वो तो 10 एम्पियर तक उसके लिए तो नॉर्मल करंट है, वो कभी भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो कट ऑफ करंट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो फ्यूज़ एलिमेंट है उसकी करंट रेटिंग कितनी है। जैसे ही नॉर्मल करंट से बढ़ेगा, यानी कि 5 अगर नॉर्मल करंट है 5 एम्पियर, तो 5.2 या 5.1 जो है वो उसका कट ऑफ करंट हो जाएगा, वहाँ पे जाके वो पिघल के उसे ब्रेक कर देगा। उसके बाद प्री आर्किंग टाइम वो मैं आपको बता चुका हूँ, आर्किंग टाइम भी बता चुका हूँ, टोटल ऑपरेटिंग टाइम भी आपको बता चुका। आगे आगे ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये फ्यूज़ की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है
कि वो किस कैपेसिटी की चीज़ को ब्रेक कर सकता है. It is the RMS value of AC component of maximum prospective current that a fuse can deal with at rated service voltage. जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है बेटा, ये आपका जो प्रोस्पेक्टिव करंट की आरएमएस वैल्यू है एसी कंपोनेंट की, जो कि आपका फ्यूज़ उसे हैंडल कर सकता है, उसे बर्दाश्त कर सकता है, उस पर ऑपरेट कर सकता है एट ए रेटेड सर्विस वोल्टेज. अगर सर्विस वोल्टेज आपका 230 वोल्ट है तो 230 वोल्ट पे फर्स्ट लूप या प्रोस्पेक्टिव करंट की जो आरएमएस वैल्यू है जिस पे फ्यूज़ आपका डील करता है, उसे हम कहते हैं वो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है. और हमारे एग्जांपल पे वो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 5.2 या 5.1 एम्पियर. ये मिसाल के तौर पे है. आगे आगे बेटा, टाइप्स ऑफ फ्यूजेस. इट इज द सिंपलेस्ट करंट इंटरप्टिंग डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव करंट्स. यहाँ पे आपने ये जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं इस लाइन के, इन पे आपने दोहराना है, अगेंस्ट एक्सेसिव करंट. तो जो आपका फ्यूज होता है वो बेटा आपके करंट जो हाई करंट है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. और इसलिए इसे आप हमेशा सीरीज में लगाते हैं सर्किट की. जहाँ पे भी आपका घर में सर्किट है, किसी इंडस्ट्री में है, तो ये आपके पास हमेशा सीरीज में यूज़ करते हैं. तो और ये सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पुरानी प्रोटेक्शन के लिए. जनरली fuses may be classified into low voltages fuses and high voltage fuses. Fuses are installed with isolating switch in series to avoid the accidental contact of user with the live wire, or they must be shielded in absence of isolating switch. तो आपने घरों में देखा होगा, अब तो खैर डीबी लगाने लगे हैं, ये सर्किट ब्रेकर वाली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह बनते हैं. लेकिन अगर कहीं गांव वगैरह में आप देखेंगे छोटा घर किसी का हो तो वहां पे एक मेन स्विच के नाम से चीज़ होती है. जो मेन स्विच है वहां से अगर आप उसे ऑफ करें तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है. और मेन स्विच के साथ एक पोर्सलीन का बना हुआ चाइना मट्टी जिसे आप कहते हैं, उसका एक डब्बी सी लगी हुई होती है जिसमें एक स्विच होता है जो आप खींचते हैं तो बाहर निकल आता है, और लगाते हैं तो उसमें 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 2 दांत से बने होते हैं जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं. आई होप कि सबने देखा होगा. यस सर. ठीक है. वो जो पोर्सलीन का बना हुआ मेन स्विच के साथ आता है वो एक्चुअली फ्यूज है, आपके पूरे घर का फ्यूज होता है. फिर आपके कमरों में जो बोर्ड लगे हुए होते हैं उन पे एक अलग से फ्यूज लगाए जाते हैं. तो वो जो फ्यूज होता है उसके अंदर अगर कभी ओपन करके देखें उसके अंदर एक वायर लगी हुई होती है, वो वायर ही आपका फ्यूज एलिमेंट है. तो जो मेन स्विच है वो यहाँ पे जिस की ये बात कर रहा है आइसोलेटिंग स्विच, वो आइसोलेटिंग स्विच के तौर पे काम करता है. फॉर एग्जांपल आपने फ्यूज चेक करना है या देखना है तो आप क्या करते हैं, पहले आप मेन स्विच को बंद कर देते हैं. मेन स्विच क्या करता है, उसे सर्किट से निकाल देता है पहले से ही. लेकिन ये तब है जब नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, आपने चेंज करना है या कोई वैसे कोई चीज़ देख रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, तो तब आप नॉर्मल या आइसोलेटिंग स्विच ऑफ कर देते हैं. अदरवाइज अगर आप स्विच ऑफ नहीं करते और ऐसे ही खींचते हैं तो समटाइम्स स्पार्किंग उसमें हो भी जाती है और समटाइम्स नहीं भी होती. समझ रहे हैं बात को? यस सर. यस सर. तो वो आइसोलेटिंग स्विच जो है वो ये चीज़ वो शो कर रहा है. इसके बाद नेक्स्ट है अब आपके लो वोल्टेज फ्यूजेस. कोई बच्चा पढ़ेगा ज़रा, मेरा गला खुश्क हुआ है. So, low voltage fuse can be subdivided into 2 classified semi-enclosed rewirable fuse, high repeating capacity,
HRC conductive fuse, semi enclosed rewireable ठीक हो गया, fuse. एक मिनट। हाँ जी बेटा, एक है सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। ये वो फ्यूज हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी मेन स्विच के साथ। सेकंड है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चर होता है किसी चीज का फट जाना, मेल्ट हो जाना, मतलब फटता ही है ना वो फ्यूज लगा। कार्ट्रिज फ्यूज, ये आप जो आजकल आपको लैपटॉप मिलते हैं ना 3 पिन का जिनका स्विच होता है, उनके अंदर एक ट्यूब सी होती है छोटी सी, उसके दोनों साइड पे स्टील की कैप्स लगी हुई होती हैं, दरमियान में शीशे की एक छोटी सी ट्यूब होती है, बिल्कुल आपके उंगली के जो पहला पोर है तकरीबन इतने के साइज का होता है, पतला सा, शायद आपने देखा हो। रप्चर क्या है, उसके अंदर आप, हाँ, उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रिप सी होती है या एक वायर भी होती है। वो वायर जो है वो फ्यूज़ है, जो आपकी वो कैप्स लगी हुई होती हैं मेटल की उस शीशे के ऊपर, वो आपके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। और वो जो ट्यूब है उसे हम कहते हैं कार्ट्रिज। कार्ट्रिज मतलब गोली को भी कहते हैं, वो बंद सी जो शेप होती है, उसी मुनासबत से इसे कार्ट्रिज फ्यूज़ कहते हैं। जी बेटा आगे चलें। अनवर, अच्छा मैं ही बोलता हूँ, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, आ रही। अच्छा, सेमी enclosed rewirable fuse. Rewirable fuse, also known as Kit Kat type, is used where low values of fault current are to be interrupted. It consists of a base, a fuse carrier. बेस वो होती है जिस पे जाके आपका वो जो जो उतार लेते हैं वो जाके उस पर टिक जाता है, और अ फ्यूज कैरियर क्योंकि जो जिसमें आपका फ्यूज एलिमेंट लगा होता है, और वो यूजुअली वही होता है जिसे आप खींच के बाहर निकाल लेते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग टू एडवांटेजेस: रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज एलिमेंट विदाउट एनी डेंजर, कि उसे आप उतार के आराम से वो वायर आप चेंज कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज़ नेग्लिजिबल, कि उसे रिप्लेस करना या उसमें इंस्टॉल करना जो है वो बहुत आसान है और कोई इसकी कॉस्ट नहीं लगती। घर से कोई पुरानी तार का एक निकाला रेशा आपने, वो उसमें लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कार्ट्रिज टाइप हो तो डेफिनेटली उसे ओपन करना और उसके मुताबिक उसे एडजस्ट करना, वो आपको स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, स्पेशल टेक्निक चाहिए जिससे आप उस फ्यूज़ को रिवायरेबल कर सकें, जो कार्ट्रिज टाइप होता है। तो जो सेमी इनक्लोज होता है वो आपको घरों में जो लगे हुए वही मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, और उसे आप सभी लोग आसानी से रिप्लेस भी कर सकते हैं लगा। मीटिंग एंड होगी तो फिर हम 1 मिनट बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं सर। झिझक उतर जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है, एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं वो उस
झिझक को फ्रैंकनेस में ले जाते हैं, वो फिर लिहाज भूल जाता है कि यार ये टीचर है स्टूडेंट का। लेकिन ये मेरे साथ मतलब 8-9 साल मुझे पढ़ाते होंगे, हर दफ़ा मैं ये इरादा करता हूँ जिस तरह आप लोग कहते हैं अगली दफ़ा सेमेस्टर के शुरू से पढ़ाई करनी है हमने, तो हम भी ये इरादा करते हैं अगले अगले सेशन को हमने फ्री नहीं करना। लेकिन क्या करें, बच्चे होते हैं, देखते हैं कि यार बच्चे, ये एक रूरल एरिया की यूनिवर्सिटी है, बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बच्चों का नुकसान हो रहा है, कल को इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे हालात में जाके नौकरियां करनी और काम करने हैं, फिर इनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाए, ये बात कर सकें, सुन सकें, अपनी बात कहने के काबिल हो सकें, फिर फ्रैंक कर लेते हैं। फिर वही होता है, एक दो बच्चा जो है वो बीच में से तंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक दो बच्चे के लिए 25-30 बच्चों का नुकसान नहीं किया जा सकता, तो हम कहते हैं कि चलो खैर है, इसको हम हैंडल कर लेंगे। बाकी जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनका चीज़ें डेवलप होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बेटा सारी तमहीद ये जो मैंने 10-12 मिनट आपके ज़ाया किए हैं अपने, तो मकसद ये है बेटा, खुदारा जो ये सब्जेक्ट है एटलीस्ट इसके मतलब कोई आपको परेशानी हो, समझ ना आ रही हो, तो वो आपने करनी है। और वो उसके लिए आपका यहाँ पे हाजिर होना, दिमागी तौर पे भी, फिजिकली तो हो ही जाते हैं, मोबाइल पे आपने ऑनलाइन क्लास लगा दी, आप पे अगर दिमागी तौर पे आप नहीं हैं या किसी और काम में मसरूफ़ हैं, तो फिर वो कोई नहीं फ़ायदा आपकी क्लास अटेंड करने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टीचर समझ लें, भाई समझ लें, दोस्त समझ लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे, कि बेटा मेंटली प्रेजेंट रहना है। और मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी अगर आप एक सवाल 2 या 3 दफ़ा पूछें। जो सवाल का जवाब नहीं मुझे आएगा, मैं आपसे माजरत कर लूँगा, बेटा अभी नहीं मुझे पता, मैं बाद में बता दूँगा, या आपको ये बता दूँगा फ़लाँ जगह देखना, वहाँ से शायद आपको आंसर मिल जाए। मैं कोई यूँ तो नहीं हूँ कि मैं कोई आलम फाजिल हूँ इस सब्जेक्ट का, कि मुझे एक-एक चीज़ पता है। नहीं पता तो नहीं पता, मैं बता दूँगा, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा। और आपसे माफ़ी माँग लूँगा। आई होप कि आप बच्चे माफ़ कर देते हैं अपने टीचर्स को, उन्हें फिर भी हया होता ही है। तो इसलिए बेटा प्लीज़ प्रेज़ेंट रहा करें मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह पे क्लास में। अब हमारे पास मेरे ख्याल 30 या 31 की स्ट्रेंथ है और 23 बच्चे हैं, और 7 बच्चे अब पता नहीं सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने ये बात सुनी है मेरी, और सब बच्चे इस पे कम से कम मेरे सब्जेक्ट के हवाले से अमल करेंगे। इतनी और 1 मिनट दे, मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पी लूँ, गला थोड़ा खुश्क हो जाता है मेरा। में ऐसी रही हैं कि मैं कोशिश होती थी कि बस टॉपिक पढ़ा दूँ, वो ज़रूरी है, तो ये बात फिर भी चलो किसी दिन कही जा सकती है। तो आज मुझे टाइम था, आज मैंने क्लास भी घर से ही ले रहा हूँ आपकी, ताकि आसानी से पढ़ा सकूँ। मेहमान थे तो उन्हें छोड़ा, मैं क्या अब आप निकलो, मेरी क्लास का टाइम है। इस टॉपिक को एंड करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं ये अनवर पढ़ना ज़रा आप। Wrong size of improper material can be possibly raised. Low, low braking capacity cannot be used for heavy current.
current rating decrease over time due uncertain protectivity is affected by ambition condition, accurate combination, calibration of the fuse wire is possible because fusing current is very much depend upon the length of the fuse element. These are used only for domestic and lighting loads. ठीक हो गया बेटा। आई होप कि इसमें सारी समझ आ गई। मैं बारी बारी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने फ्यूज़ जल गया आपका, तो उसके बाद आपने खुद लगाई, तो आपको वो सारी वायर जल गई। अब आपको पता नहीं है कि कौन से साइज़ की यहाँ पे वायर लगानी है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप पहले कॉपर की लगी हुई हो, अब आप सिल्वर की या लेड की लगा दें, तो मतलब ये गलती के चांसेस हैं। तो लो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो, यानी कि वो जो फर्स्ट लूप है फॉल्ट करंट की, उसके मुताबिक उन्हें ये जो फ्यूजेस हैं ये आप हैवी करंट्स पे नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं होता। वो हैवी करंट पे जो नॉर्मल लोड पे भी वो ब्रेक होता रहेगा बार बार। करंट रेटिंग डिक्रीज्ड ओवर टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन। करंट रेटिंग जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर जितना पुराना होता जाएगा फ्यूज, उसकी जो रेटिंग है करंट की वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो मटेरियल डिटीरियोरेट होता रहता है। कायनात का असूल है, चीज़ें पुरानी होती जाती हैं तो वो अपनी शेप जो है वो बिगाड़ती जाती हैं। अनसर्टेन प्रोटेक्टिव कैपेसिटी एज इट इज़ अफेक्टेड बाय एम्बिएंट कंडीशंस। क्योंकि हम जानते हैं एम्बिएंट होता है, एम्बिएंट कहते हैं कि इर्द गिर्द का माहौल, विसिनिटी, सराउंडिंग का जो माहौल होता है उसकी कंडीशन बड़ी इफेक्ट करती है। तो इसलिए जो प्रोटेक्शन है वो यकीनी नहीं होती, क्योंकि वो जो कंडीशन बदलेंगी वो उसकी करंट रेटिंग को, उसकी कैपेसिटी को चेंज कर देंगी। तो मतलब हमने लगाया था वो 10 एम्पियर के लिए, तो एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से वो 8 एम्पियर के पे ऑपरेट हो जाए, तो मतलब यकीनी नहीं होता ज़रा। एक्यूरेट कैलिब्रेशन। अब हम कहते हैं कि जी 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना है तो इतनी लंबी वायर फ्लाम मटेरियल की होनी चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल रहती है एक्यूरेट कैलिब्रेशन। ये ऊपर वाला पॉइंट और ये तकरीबन अल्टरनेट है एक दूसरे का, वो नहीं होती, क्योंकि जब कंडक्टर में से करंट गुजरेगा वो हीट अप होगा तो उसकी लेंथ चेंज होगी। आप जानते हैं हीट से जो चीज़ें आप बिल्डिंग्स देखते हैं उनके दरमियान गैप रखते हैं, वो इसीलिए रखा जाता है कि गर्मियों में जब हीट बढ़ेगी तो मटेरियल जो है वो एक्सपेंड करेगा, तो वो उसके लिए गैप हो वो उसमें मूव कर सके। अगर ऐसा ना हो तो दरारें पड़ जाती हैं और दीवारों में, और वो दीवारें फिर आहिस्ता आहिस्ता खराब होके गिरने की खतरा होता है। और दूसरा ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ घरों में और आपके लाइट लोड्स जो है उनमें यूज कर सकते हैं। आगे है बेटा हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC कार्ट्रिज फ्यूल्स। कार्ट्रिज में सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं, मैकेनिज्म वही है, सिर्फ क्या है कि एक ट्यूब होगी, उसके अंदर ये सारा सेटअप लगा होगा। The uncertain and low breaking capacity of semi-enclosed rewirable fuses is overcome in HRC cartridge fuse. Heating resisting ceramic body with metal and caps. ये वही है कैप जो मैं आपको बता रहा था कि एक रेजिस्टिंग सिरामिक की बॉडी बनाई जाती है, ट्यूब बनाई जाती है, जिसे मैंने शीशे का आपको कह रहा था कि वो जो बॉडी होती है वो हीट को बड़ी रेजिस्ट करती है। कैप्स और वेल्डेड सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट, जो कैप्स लगाई जाती हैं वो सिल्वर की लगाई जाती हैं, उनके कलर भी सिल्वर की तरह का ही होता है, उन्हें वेल्ड किया हुआ होता है ऊपर। सराउंडिंग बॉडी इज फिल्ड विद द फिलिंग पाउडर। अब वो जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो है फ्यूज एलिमेंट है, और बाकी जो उस ट्यूब के अंदर खाली जगह है उसे एक फिलिंग पाउडर से भर दिया जाता है। वो फिलिंग पाउडर का क्या काम होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। वो फिलिंग पाउडर क्या होता है, चॉक हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, मार्बल डस्ट हो सकती है, जो कि कूलिंग मीडियम और आर्क क्वेंचिंग मीडियम के तौर पे यूज़ होता है।
अब देखें ना, जैसे ही फ्यूज हीट अप होगा मेल्ट होगा, जब वो मेल्ट होता है तो एक स्पार्क सा आता है, और वो स्पार्क जो है वो आर्क ही हम उसे कहते हैं, जो कि सर्किट ब्रेकर की आर्क से काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन आर्क होती ज़रूर है वहाँ पे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए चॉक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मार्बल की डस्ट, उनको हम फिल कर देते हैं ताकि अगर हीट वो लाइट प्रोड्यूस भी हो, वो आर्क प्रोड्यूस भी हो, तो उसे वो फौरन ही दबा दें। जिस तरह कहीं पे आग लग जाए तो कुछ ना मिले तो लोग मिट्टी फेंकना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। लास्ट है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर वेपर and the filling powder results in the formation of a high resistance substance which helps in the quenching the arc। जो कि सिल्वर का मतलब ये है, जो आपने वो फ्यूज एलिमेंट लगाया वो अगर सिल्वर का है, जो कि ज़्यादातर इसमें हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाले कार्ट्रिज फ्यूज में होती है, वो जब मेल्ट होता है तो वो जाहिर बात है वो जो मटेरियल होता है उसके बुखारात बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। वो वेपर्स उसके अंदर जो पाउडर पड़ा हुआ है, फिलिंग पाउडर, उसके साथ रिएक्ट करता है और एक ऐसा मटेरियल बनाता है जो कि उसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम बढ़ा देता है। हमने जब सर्किट ब्रेकर पढ़े थे तो हम क्या कहते थे, आर्किंग पाथ की रेजिस्टेंस बढ़ा दें हम। तो वो जो सिल्वर वेपर और फिलिंग पाउडर मिल के जो एक सब्सटेंस बनाते हैं रिएक्शन के बाद, तो वो सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो वही रेजिस्टेंस जो आर्क को ख़त्म करने में मदद देती है। आगे बेटा इसके एडवांटेजेस हैं। कैपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई एंड लो फॉल्ट करंट, यानी कि दोनों फॉल्ट करंट, जो रिवायरेबल था वो सिर्फ लो करंट या मीडियम करंट को हैंडल कर सकता था, और ये जो है HRC ये हाई करंट को भी और लो करंट दोनों को ही हैंडल कर सकता है। डू नॉट डिटीरियोरेट विद एज, क्योंकि वो एनक्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है, बाहर के मौसम का इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है उस पर, बाहर से हवा नहीं जा रही होती, तो उसकी जो डिटीरियोरेशन है एज के साथ वो बहुत कम होती है। यहाँ पे डू नॉट लिखा है, लेकिन यहाँ पे लेस लिखना चाहिए था। ऐसा ज़िंदगी में, कायनात में कोई चीज़ नहीं है जो कि वक़्त के साथ ढले ना, लेकिन यहाँ पे उसने डू नॉट लिख दिया, लेकिन वो इतना स्लो रेट होता है उसका ख़राब होने का कि हम उसे यही समझते हैं कि वो ख़राब नहीं हो रही। यानी कि जो पहाड़ हैं वो भी डिफॉर्मेशन अनवर बेटा बंद कर दो, वो भी डिफॉर्मेशन के अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी डिफॉर्मेशन इतनी स्लो होती है कि सालों बाद उनमें कोई, किसी ने 1000 साल या 100 साल पहले उस पहाड़ को देखा हो तो उसके बाद वो उसे पता चलेगा नहीं इसमें मतलब कुछ चेंज आया है। लेकिन जो खाने पीने की बायो की चीज़ें हैं वो मतलब विद इन 2-3 डेज गलना छड़ना शुरू हो जाती है। तो ये एक रेट है इंट्रोपी का जो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट है, लेकिन है सब में। किसी में जो चेंज है, प्रोमिनेंट चेंज, वो 100 साल में किसी में 2 मिनट में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, डिटेरियोरेट होती हैं, लेकिन होता सामने है। हाई स्पीड ऑपरेशन तेज़ है, रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन, कि वो जो अनसर्टेनिटी थी कि हमने एक चीज़ 10 एम्पियर की लगाई लेकिन माहौल और दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो हो सकता है 8 पे एम्पियर पे ऑपरेट हो जाए, वो इसमें बहुत कम हो जाती है। मेंटेनेंस कोई नहीं है, नया ही लगाना है जब भी ये ख़त्म होगा। इकोनॉमिकल है और कंसिस्टेंट, यानी कि मतवातर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। डिसएडवांटेजेस हैं कि हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन, एक दफ़ा अगर ये ऑपरेट हुआ है तो आपको नया लगाना पड़ेगा, पूरे का पूरा सेटअप ही। और हीट जो इसमें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में होती है, तो वो हीट जो है उसके साथ जो आइसोलेटिंग स्विच लगा हुआ था हो सकता है उसे नुकसान दे दे। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी विद ट्रिपिंग डिवाइस, शुरू में जब मैंने फ्यूजेस शुरू किए तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो
सर्किट ब्रेकर है, ये खुद ही डिटेक्ट करता है और खुद ही जल जाता है। लेकिन अगर इसी HRC के साथ हमें ऐसा मैकेनिज्म लगा दें कि वो ट्रिपिंग सर्किट या जो सर्किट को तोड़ने वाला फंक्शन है वो हटके हो, तो उसे हम कहते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। इसका फायदा होता है, क्या होता है ये हमें देख लेते हैं अभी। When the fuse blows out under fault condition, the tripping device causes the circuit breaker to operate. तो ये जो आपके पास फ्यूजेस होते हैं, हम इसे सर्किट ब्रेकर के साथ यूज करते हैं, बजाय इसके कि आप और रिले लगाते हैं। रिले की जगह आप HRC विद ट्रिपिंग डिवाइस लगा देते हैं। अब बाकी वही है, ट्यूब होगी, इसमें हम एक फ्यूज एलिमेंट यानी कि एक वायर की बजाय 2 वायर्स यूज करते हैं। एक वायर जो है वो नॉर्मल करंट लेके चलती रहती है, दूसरी जो वायर है वो तब ऑपरेशन में आएगी, तब एंटर करेगी जब फॉल्ट करंट आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो इसने एग्जांपल दिया है, इसमें 2 वायर है, एक सिल्वर की वायर लगाई है उसने, और दूसरा जो है वो वायर वो उसने टंगस्टन की लगा दी। जब फॉल्ट करंट आएगा तो सिल्वर वायर को वो खत्म कर देगा और फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, टंगस्टन वायर पे। जो टंगस्टन वायर है वो जब आपके पास लोड लेना शुरू कर देगी, फिर वो जब फ्यूज होगी तो वो इसके अंदर जो केमिकल चार्ज पैदा हो चुका है वो फ्यूम्स की वजह से, तो उनको डेटोनेट करता है, यानी कि धमाका करवाती है। और वो धमाका जो है, इसके अंदर एक प्लंजर सिस्टम लगा होता है, पिस्टन सिस्टम, उसको ऑपरेट करवाने, वो प्लंजर जो ओपन होके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देता है कि जी सरकार ओपन हो जाए आप। तो ये इस साइड में तस्वीर में आपको शायद नज़र भी आ रहा हो, ऊपर की तरफ एक प्लंजर लगा हुआ है और केमिकल चार्ज है, वीक लिंक है, टंगस्टन वायर है, सिल्वर फ्यूजेस एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ट्रिपिंग डिवाइस है इसमें 2 वायर्स होती हैं। पहले नॉर्मल रोड जो है वो सिल्वर वायर उठाती है, जैसे ही फॉल्ट करंट आता है सिल्वर जल जाती है तो टंगस्टन पे लोड आ जाता है। टंगस्टन के साथ आपके पास बेटा प्लंजर लगा हुआ आता है, और टंगस्टन में जब हीट प्रोड्यूस होती है या वो मेल्ट होती है तो एक केमिकल चार्ज होता है जिसका धमाका होता है। वो धमाका क्योंकि प्रेशर बिल्ड करता है और प्रेशर से आपका प्लंजर ओपन होके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देता है। ये एडवांटेजेस हैं, ये आपने खुद ही पढ़ने हैं सारे, ये नहीं मैं बता रहा आपको। हाई वोल्टेज फ्यूजेस सर काफी नहीं है। बस 5-6 मिनट है, ये खत्म कर देते हैं, 3 स्लाइडें रह गई हैं, क्या ख्याल है? ठीक है सर। तो ये भी ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको चीज़ें फिजिक्स के अंदर से कार्टरी टाइप अगेन वही चीज़ है। तो रिवायरेबल जो है सेमी इनक्लोज वो सिर्फ लो वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए आप कार्टरी टाइप, फिर लिक्विड टाइप और मेटल कलाइड है। ये जो इनकी टाइप्स हैं तीनों बेटा, ये इनके जो कंस्ट्रक्शन है किस शेप में बनेंगे उसकी बेस पे है। तो कार्टरी टाइप same as low voltage fuse except some design features are changed. Fuse in the form of helix to avoid corona at high voltage. तो फ्यूज जो है वो नॉर्मली हम सीधी सीधी लाइन लगाते थे, तो इसमें आपने अगर हेलिक्स होती है वो स्प्रिंग टाइप नहीं होता, DNA जिस तरह का शेप होती है उसे हेलिक्स बोलते हैं। ये अक्सर की चेन होते थे उनके साथ वो स्प्रिंग सा बना होता था प्लास्टिक का। तो हम फ्यूज सीधी लाइन के बजाय उसे स्प्रिंग की फॉर्म में और 2 स्प्रिंग हेलिक्स फॉर्म में लगा देते हैं। ट्यू फ्यूज एलिमेंट्स इन पैरेलल रोजेस, ये वही वाली बात है जो अभी मैं बता गया हूँ। एक लो रेजिस्टेंस की सिल्वर वायर होगी और एक आपके पास हाई रेजिस्टेंस की टंगस्टन वायर होगी। ये 33 किलो वोल्ट के लिए विद ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ 8700 एम्पीयर के करंट को हैंडल कर सकती है।
और 200 एम्पियर रेटिंग यानी कि नॉर्मल करंट ये 200 एम्पियर तक हैंडल कर सकती है। 6 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट पे ये नॉर्मल ऑपरेट होता रहेगा। ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। सिर्फ जो क्वार्टरी टाइप हाई वोल्टेज है, नॉर्मल वायर के बजाय हेलिक्स फॉर्म में आपने फ्यूज़ लगाया हुआ होता है, और एक एलिमेंट के बजाय 2 एलिमेंट यूज़ करते हैं फ्यूज़ के। एक लो रेजिस्टेंस होगा जो सिल्वर वायर होगी, और एक हाई रेजिस्टेंस होगा जो कि टंगस्टन वायर होगी। सर हेलेक्स क्या होता है? हेलेक्स फॉर्म हेलिक्स बेटा ये है, हेलिक्स डीएनए का शेप नहीं देखी केमिकल लेबोरेटरी वगैरह में कभी आपने? यस सर। वो हेलिक्स होती है। तो ये आपके पास है बेटा एक फ्यूज की इसने शेप दी, लिक्विड टाइप है। फ्यूज लिंक है ये वाला, फिर कॉर्क है जो नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से बंद करता है। कॉर्क जैसे कि आपके बोतलों के ऊपर कॉर्क लगे हुए होते हैं, वो फ्लो को रोकने के लिए होता है। नीचे एक वॉल्व है जो कि लिक्विड डायरेक्टर के नाम से है। ये फिर एक स्प्रिंग टाइप जिग जैग सा एक बना हुआ है, इसे फ्लेक्सिबल कनेक्शन कहते हैं, स्प्रिंग। और ग्लास की ट्यूब होती है। सारा का सारा जो सिस्टम है इसके अंदर होता है। अब लिक्विड का क्या चक्कर है इसमें, ये हमने देखना है। ये जो लिक्विड होती है इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या मकसद है? When fault current occurs, the fuse wire is blown out. वो जल गई, खत्म हो गई। The fuse melts and the spring retracts part of it through a baffle. बैफल क्या है? ये एक लिक्विड डायरेक्टर है जो कि लिक्विड को मूव करवाएगा इस डायरेक्शन में, एंड ड्रॉज इट वेल इनटू द लिक्विड। जब आपका फ्यूज मेल्ट होता है, स्प्रिंग जो है वो रिट्रैक्ट करेगा, और थोड़ा सा रिट्रैक्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि जो ऑयल है ऊपर से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। The small quantity of gas generated at the point of fusion forces some part of liquid into the passage through baffle, and there it effectively extinguishes the arc. होगा क्या, जब आपके पास मेल्ट होगा, आपका फ्यूजन ब्लो आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, वो ऑयल जो है वो उसके अंदर लिक्विड जो है वो टेट्राक्लोराइड, उसके एक गैस जनरेट होगी। वो गैस जो है वो उसकी वजह से ऑयल मूव करके, बिल्कुल वही जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में आप पढ़ते रहे, तो ये जहाँ पे फ्यूज लगा होता है वहाँ पे जो आर्क प्रोड्यूस हुई है उसको वो जाके ख़त्म कर देगा। Metal clad fuse, it is oil immersed fuse developed as substitute for the oil circuit breaker. These are used for high voltage circuits and operate most satisfactorily under short circuit conditions approaching their capacity. जो मेटल क्लैड फ्यूज होता है इसका तकरीबन जो फंक्शन है वो वही है जो ऑयल सर्किट ब्रेकर का, लेकिन ये हाई वोल्टेज पे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरली ऑपरेट करता है। इसका इतना ही उसने बताया है। आप ये समझ लें कि सर्किट ब्रेकर में जहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन होते थे वहाँ कॉन्टैक्ट के दरमियान एक फ्यूज़ लगा होगा, बाकी कंपोजिशन बाकी जो चीज़ें हैं ऑयल वगैरह वो उसी की तरह उसके अंदर। ये कुछ रेटिंग्स हैं, ये आप बुक से भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। करंट कैरिंग कैपेसिटी मेनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड and cross sectional area, but is affected by the length, state of service and surrounding of the fuse. When the fuse element attains steady temperature, तो क्या होगा कि इक्वेशन बनेगी हीट प्रोड्यूस पर सेकंड लॉस पर सेकंड बाय कन्वेक्शन रेडिएशन या आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करंट, यानी कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इफेक्टिव सर्विस एरिया। ये आपने खुद ही कर लेनी है, बुक में भी है, ये चैप्टर नंबर है पता नहीं कौन सा, याद नहीं आ रहा। सर मीटिंग एंड होने वाली है तो फिर ज्वाइन करना।
नहीं बस ठीक है मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो मैं मीटिंग ऑन कर दूंगा, तो वो कर सकता है सवाल। ये एक टेबल है और बस ये आपका फ्यूजेस भी कंप्लीट हो गया। सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस और इक्विपमेंट्स ऑफ स्विच गियर, ये 3 चैप्टर हो गए आपके।